गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 9 चैप्टर जो है 8 मोशन को हम लोग देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी और चैप्टर्स हैं सारा का वीडियो आप तक पहुंच जाए, है ना। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर जो है क्लास 9 का मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे मोशन का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन का अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स के सेंस में हम लोग ये फिजिक्स में मोशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, है ना। नेचर का जब हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। और उस फिजिक्स जो है उसमें से एक फिनोमिना हमारा क्या है? मोशन है ना। तो सबसे पहले अगर जैसे हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच होते हैं। सपोज मान लेते हैं कि हम लोग जो मैथ्स में जो है ज्योमेट्री वगैरह पार्ट जो पढ़ते हैं या एल्जेब्रिकल पार्ट पढ़ते हैं, तो अलग अलग पार्ट है, उसके कुछ जो है रूल्स है। उसी प्रकार जो है हमारा फिजिक्स में भी अलग अलग उसके ब्रांचेस है ना। जिस प्रकार मैथ्स का अलग अलग ब्रांचेस है उस प्रकार जो है फिजिक्स का भी अलग अलग ब्रांचेस है। तो ये मोशन हम लोग को समझना है कि वो किस ब्रांच के अंतर्गत आता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, है ना। फिजिक्स क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है। और फिजिक्स में जो एक ब्रांच है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स, है ना। फिजिक्स में जो ब्रांच है हमारा क्या है? वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स जो है इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जो है ये बताता है हमें कि बिहेवियर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना। ये इसके अंतर्गत हम लोग जो है इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मूविंग किस प्रकार हो रहा है ना। डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और मैकेनिक्स जो है फर्दर डिवाइड हो गया दो पार्ट में, है ना। ये फर्दर जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही, है ना। मूविंग ऑब्जेक्ट जो मोशन के बारे में पढ़ेंगे वो क्या है कि ये दो पार्ट में क्या किन किन चीजों में डिवाइड हो जा रहा है। ये एक डिवाइड हो जा रहा है काइनेमैटिक्स में और एक डायनामिक्स में, है ना। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है। तो काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स कहने का मतलब क्या है? इस काइनेमैटिक्स के अंतर्गत में हम लोग क्या देखते हैं? काइनेमैटिक्स के अंदर में हम लोग देखते हैं कि मोशन तो, क्योंकि ये जब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स तो उसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उसी मोशन में अगर हम काइनेमैटिक्स में आ जाएं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? मोशन किस कारण से हो रहा है ना, उसकी हम लोग जो है डिस्कशन नहीं करते। मोशन हो रहा है, बस हो रहा है ना। कहने का मतलब क्या है? काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड द काउजेज ऑफ मोशन। मतलब इसमें हम लोग जो है मोशन के काउज के बारे में नहीं बात करते, है ना। डज नॉट, या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि काइनेमैटिक्स में क्या है? विदाउट रिगार्ड्स फॉर द केस ऑफ मोशन, है ना। फॉर द केस ऑफ मोशन। ठीक है। और डायनामिक्स के अंदर में हमने क्या देखते हैं? इसके अंदर भी हम लोग जो है मोशन के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन ये कंसल्ट होगा विद द सोर्स ऑफ मोशन। मतलब किस कारण से ये मोशन ऑब्जेक्ट करता है, ये हमें डायनामिक्स के अंतर्गत में देखना होता है। ठीक है। तो डायनामिक्स के अंदर में हम लोग क्या देखेंगे? ये मोशन के कंसर्न विथ द सोर्स ऑफ मोशन, है ना। हम लोग यहां पर
कंसर्न, ये यहां पर कंसर्न विद द सोर्स ऑफ मोशन, मतलब कहने का मतलब है, सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू मोशन की, तो हमने देखा कि फिजिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर में जो हमारे पास जो है, नेचर में जो कुछ भी छिपा हुआ है ना, उसका स्टडी जो हम किससे करते हैं, फिजिक्स से करते हैं। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर है। और इस फिजिक्स के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में से एक ब्रांच मैकेनिक्स है। इस मैकेनिक्स के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, है ना। तो मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिक्स फर्दर दो पार्ट में बट गया, एक काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स के अंदर में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है मोशन तो ऑब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन किन कारणों से ऑब्जेक्ट कर रहा है उसकी हम लोग बात नहीं करते, काउजेस के बारे में बात नहीं करते। लेकिन डायनामिक्स में हम लोग देखते हैं कि मोशन अगर ऑब्जेक्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या सोर्सेस है ना, किन कारणों से वो मोशन हो रहा है। तो आगे अब हम लोग जो है ये पार्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मोशन में कब है और रेस्ट में कब है ना। तो मोशन में कब है और रेस्ट में कब है, इसके लिए हम लोग अगले पार्ट में देखते हैं। तो अगला हमारा पार्ट हो जाएगा मोशन एंड रेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मोशन एंड रेस्ट, ठीक है। तो बात करते हैं मोशन और रेस्ट की। तो उसके लिए आपको एक फिगर आपको दिखाया जा रहा है, उसको आप ध्यान से देखिए, है ना। सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक फिगर है, आपके पास आप देख सकते हो कि एक कार है ना। ये कार क्या हो रहा है, यहां आप एक ट्री देख सकते हो, एक कार है। तो अभी जो है इस ट्री के राइट साइड में हमारा ये कार है, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद, है ना, चंद सेकंड के बाद ये जो कार जो है ये ट्री के लेफ्ट साइड में चला जा रहा है ना। तो इन दोनों केस में आप देख सकते हैं कि ट्री जो है अपनी ही जगह पे, बट कार जो है क्या है, वो पास हो रहा है ना, कार जो है मूविंग में है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग होना या कोई ऑब्जेक्ट का रेस्ट होना डिपेंड होता है कि उसके सराउंडिंग में रेफरेंस ऑफ पॉइंट लेना है, मतलब किसके रेफरेंस में ये मूविंग है, किसके रेफरेंस में ये मूविंग नहीं है। जैसे अगर ये ट्री को अगर देखें, तो ये ट्री को अगर हम इसका पॉइंट सोर्स मान लें, तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये कार मोशन में है ना। बात समझ में आ रहा है, इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये कार मोशन में है। क्यों मोशन में है, क्योंकि ये जब हम लोग देख रहे हैं कि इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, इस कार के पोजीशन में, इस ट्री के कंपैरिजन में चेंज हो रहा है। ये पहले लेफ्ट में था, अब ये राइट में है। जैसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना आपको बहुत जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप बस पे चढ़े हो, है ना, बहुत सारे और भी पैसेंजर अगर बस में चढ़े हुए हैं, अगर एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को सिर्फ देख रहा हो और वो बाहर के कोई भी सोर्स को नहीं देख रहा हो, माने बाहर के कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वो नहीं देख रहा हो, और बस अगर मोशन में तो है, बस तो मोशन में है, कंपैरिजन में बाहर के सोर्स के कंपैरिजन में बस तो मोशन में। लेकिन अगर आप पैसेंजर एक दूसरे को अगर वो देख रहे हैं और कोई भी बाहर का सोर्स अगर उसको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो उसका मतलब उसको लगेगा कि ये दोनों जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, यानी दोनों व्यक्ति जो है वो मोशन में तो है, बट जो है इस बस के कंपैरिजन में वो क्या है, रेस्ट पर है, क्योंकि वो उसको मूविंग दिखेगा ही नहीं, है ना, उस पार्ट को मूविंग दिखाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे सोर्स से वो कंपैरिजन वहां नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ही अगर खिड़की के बाहर हम लोग देखते हैं बस पे बैठे हुए, तो डिफरेंट हमारे पास पॉइंट ऑफ सोर्स मिल जाता है। उसके कंपैरिजन में जब हम उनको देखते हैं, किसी पेड़ को देखते हैं, तो लगता है कि हम अपना पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट में तो है कि टाइम के साथ अपना पोजीशन बस चेंज कर रहा है। अगर हम किसी पेड़ को देख रहे हैं तो वो वहीं पर है, वो बस के कंपैरिजन में अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है ना, तो टाइम के साथ। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में होना या रेस्ट में होना डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो मोशन में है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग मोशन कहने का मतलब हमारे पास क्या आया, मोशन कहने का मतलब हमारे पास आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा, है ना, जब उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में वो अपने समय के साथ क्या कर रहा हो, अपने पोजीशन में
चेंज कर रहा हो, है ना। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट्स पोजीशन इज इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग चेंज इन ए गिवन टाइम, है ना। मतलब समय के साथ वो अपने पोजीशन में चेंज कर रहा हो विथ रेफरेंस टू अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। सेकेंड, इसी में अगर हम रेस्ट की बात करें तो जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है? रेस्ट में तब है जब वो किसी सराउंडिंग के कंपैरिजन में, किसी पॉइंट्स ऑफ सोर्स के कंपैरिजन में वो अपना समय के साथ अपना पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा हो। सपोज जैसे अगर हम देखें, अगर अपने आप को अभी कुछ देर के लिए अगर हम स्टॉप हो जाते हैं तो इस रूम में पड़े हुए कोई भी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, है ना, समय के साथ हमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, हमारे पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, अभी हम क्या है, रेस्ट पर है। और जब हम अगर मान लेते हैं ऐसे अगर मूव कर रहे हैं तो मूव करने का मतलब हम मोशन में है। तो मोशन कहने का मतलब ये हमारा, जैसे मान लेते हैं कैमरे के सामने अगर हम है तो कैमरा तो रेस्ट पोजीशन पर है ना, और हम क्या है उसके कंपैरिजन में अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट के लिए अगर आपको एग्जाम में डिफिनेशन लिखने के लिए आता है तो कुछ आप ऐसा लिख सकते हैं, है ना। मोशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if its position in relation to its surrounding change in a given time। मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम मोशन में तब बोलेंगे, है ना, जब ये अपना पोजीशन इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, मतलब किसी सराउंडिंग के रिलेशन के कंपैरिजन में वो अपना पोजीशन क्या कर रहा हो, टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, मोशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेस्ट की, है ना, तो रेस्ट का जस्ट यही डिफिनेशन में हम लोग क्या करना है, अ फ्रेम या फिर एन ऑब्जेक्ट, है ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position in relation to its surrounding does not change, है ना, यहां पर does not change। ये सराउंडिंग में किसी पॉइंट ऑफ सोर्स के कंपैरिजन में जब समय के साथ चेंज नहीं होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है मोशन और इस प्रकार जो हम रेस्ट का डिफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक पर, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन तो होता है लेकिन मोशन में डिफरेंट टाइप है ना, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ मोशन में, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो 3 तरह का हमारा मोशन होता है ना। मोशन जो है वो कितने तरह का होता है, 3 तरह का मोशन होता है। तो हम लिख सकते हैं मोशन कितने हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। मोशन जो है 3 तरह के मोशन होते हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, है ना। अगर नंबरिंग कर दे इसका तो पहला नंबर पे क्या आता है, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड रोटेटरी मोशन, है ना, रोटेट जब होता है, रोटेटरी मोशन, ठीक है। और थर्ड क्या होगा, थर्ड जो है वो वाइब्रेटरी मोशन होगा,
वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं वन बाय वन कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो या वो कर्व में ट्रेवल कर रहा हो, है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो या तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा हो या वो कर्व में ट्रेवल कर रहा हो, इन दोनों केस में मिलाकर, जैसे मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक एंट है ना, या अदरवाइज मान लेते हैं कि कोई आप मान लेते हैं बर्ड है। ठीक है, बर्ड का जो मोशन होता है ना, वो स्पेस पर क्या होता है, किस तरह का मोशन होता है, वो होता है ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब वो कर्व में भी ट्रेवल करता है, स्ट्रेट में भी ट्रेवल करता है ना, इन ए स्पेस। तो इस तरह का मोशन क्या हो जाएगा, इस तरह का मोशन हमारा हो जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। दैट मीन्स अ पार्टिकल इन ट्रांसलेटरी मोशन moves from one point in space to another. This movement may be a straight, उसका मूवमेंट क्या हो सकता है, मे बी स्ट्रेट हो सकता है और कर्व पाथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो इसका मोशन जो है, इसका मोशन क्या होता है, इन अ स्पेस में, है ना, इन अ स्पेस इसका मोशन क्या होता है, इन अ स्पेस, इन अ स्पेस मोशन कैसा होगा, इसका मोशन जो है स्ट्रेट हो सकता है और स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन और इन ए कर्व, इन अ कर्व, कर्व्ड पाथ। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ किसी में भी इसका मोशन हो सकता है। ठीक है ना। सेकंड, अगर हम बात करें रोटेटरी मोशन क्या होता है ना, तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रोड पे अगर कोई कार चल रहा हो, है ना, रोड पे अगर हमारा कार अगर चल रहा हो तो इसका मोशन कैसा होता है, इसका मोशन जो है रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में जो है, इसमें हमारा जो है रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है और कर्वलिनियर मोशन भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ना, जैसे हमने तो बताया कि आपका जो है ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो कैसा होता है, कर्व पाथ में भी होता है और स्ट्रेट पाथ में भी होता है। अगर कोई मोशन कर्व पाथ में, सॉरी स्ट्रेट पाथ में हो रहा हो, है ना, स्ट्रेट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के अबाउट हो रहा हो, तो उस मोशन को फर्दर हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। और अगर कर्व में हो रहा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कर्वलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर एक कार है, तो ये कार का जो है अगर वो रोड पे अगर वो चलता है, तो सपोज वहां पर हम लोग क्या मान लेंगे, उस पे हम लोग मान लेंगे कि स्ट्रेट, अगर कोई रोड कैसा है, स्ट्रेट है सपोज मान लेते हैं, अगर कार चल रहा है, तो कार चल रहा है तो उसका मोशन उस समय कैसा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, है ना, स्ट्रेट पाथ में वो ट्रेवल कर रहा होगा। और जब कार मान लेते किसी कर्व में पाथ, ऐसे कर्व में अगर वो चल रहा है ना, तो कर्व लिनियर हो जाएगा, अगर वो कर्व में अगर चल रहा है तो। ठीक है, तो जहां तक हम लोग जो है कार का रोड पे चलना हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन ही बोलते हैं, और यहाँ पर जो है कर्व को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं ना। यानी अगर एग्जांपल आपका आया रेक्टिलिनियर मोशन का क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो है रोड पे चलते हुए जो कार है वो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। रोटेटरी मोशन की अगर हम लोग बात करें तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, मतलब किसी बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्क्राइब कंसेंट्रिक सर्कल अराउंड द एक्सिस ऑफ मोशन, है ना, मतलब उसका मोशन कैसा होता है, वो अपने एक्सिस पर ही घूमते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो, है ना, ये बचपन में आप लोग जो है इस तरह का जो है, इसको हम लोग बोलते थे इस तरह का घूमते हुए, है ना, तो ये लकड़ी का बना हुआ होता है और नीचे लोहे का रहता है बचपन में खूब खेले होंगे। तो इसका जो मोशन होता है वो हमारा रोटेटरी मोशन होता है। मतलब इसका जो है कैसा होता है, ये मोशन जो इसके एक्सिस के अबाउट होता है ना,
मोशन, ये जो मोशन होता है, मोशन अबाउट देयर एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट जो है इसका मोशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। और वाइब्रेशनल मोशन किसको बोलते हैं? वाइब्रेशनल मोशन हम लोग जैसे घड़ी में जो है पेंडुलम लगे हुए रहते हैं, है ना, वो वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे करके, है ना। तो पार्टिकल इन वाइब्रेटिंग मोशन मूव्स बैक एंड फ्रो अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट के, जैसे अगर इसका अगर हम डायग्राम देख ले, है ना, तो ये फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ये क्या होता है, वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है, ऐसे ट्रू और फ्रो। तो पार्टिकल इन वाइब्रेटिंग मोशन मूव्स बैक एंड फोर्थ अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड के पॉइंट के इस साइड और इस साइड में ये क्या करते रहते हैं, ऐसे मोशन करते रहते हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन, ठीक है। तो इस प्रकार जो है टाइप ऑफ मोशन हम लोग देख लिए, ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड इज रोटेटरी मोशन, थर्ड इज वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो क्लास 9 में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स अलग वीडियो में देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। तो सपोज अगर यहां आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक बस है यहां पर, ठीक है, तो अगर इसी का एग्जांपल हम लोग ले लें, हम लोग का टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आप देख लो कि आपके पास मान लेते हैं एक बस है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, और फर्दर फिर जो है वही बस सेम वो रिवर्स आ जा रहा है, पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर आ रहा है, मतलब यहां से यहां जाना और फिर वहां से यहां लौटना। तो इस केस में आपका जो है डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं इसका, सपोज मान लेते हैं इसके बीच का जो दूरी है, सपोज मान लेते हैं अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जैसे मान लेते हैं एक यहां पर हमारे पास पॉइंट ए है और यहां हमारे पास एक पॉइंट बी है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो अगर कोई बस है ना, यहां पर बस हो, कार हो, कुछ भी हो, तो अगर कोई अगर मान लेते हैं बस है, ठीक है, और ये बस जो है यहां से यहां ट्रेवल कर रही है, जिसका डिस्टेंस मान लेते हैं 150 किलोमीटर है, सपोज मान लेते हैं 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, ठीक है। फर्दर यही बस जो है, यही बस फिर रिवर्स ऑर्डर में यहां से यहां तक, ठीक है, ये बस जो है फिर ऐसे ये जा रही है, ठीक है। तो ये भी कितना, ये इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर। तो हम लोग देख सकते हैं कि बस यहां से यहां ट्रेवल किया तो 150 किलोमीटर गया, ए से बी इक्वल टू 150 किलोमीटर। फर्दर फिर बी से ए, है ना, बी से ए अगर इसका डायरेक्शन ऐसे दे दे तो बी से ए की ओर बढ़ रहा है, तो ये भी 150 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, है ना, टोटल डिस्टेंस बराबर होगा 150 प्लस 150 यानी 300 किलोमीटर, है ना, 300 किलोमीटर यहां से यहां जाना और फिर यहां से आना। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि ये हो गया हमारा डिस्टेंस का। आगे हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है क्या है कि जैसे हम लोग डिस्टेंस हम लोग का, जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि समय ये देखिए जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर पॉइंट
हमने बताया कि पॉइंट बी से पॉइंट ए की ओर आ रहे हैं, तो टोटल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। जिसे मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब उसने कितना लेंथ कवर किया। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, वो टोटल कितना लेंथ जो है कवर किया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ है ना बिटवीन 2 पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ कहने का मतलब है कि इन दोनों का जो है शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 150 किलोमीटर ही होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 150। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही वो रिवर्स ऑर्डर में अगर वो नहीं आता है तब, मतलब बस यहां से यहां पहुंचा तब, तो इसका डिस्टेंस भी 150 किलोमीटर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। लेकिन अगर बस जो है ए से बी जा रहा है और फिर बी से ए आ रहा है ना, तो उस समय जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि जो फाइनल पोजीशन है माइनस इनिशियल पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करें 150 किलोमीटर कब होगा, जब ये ए से बी दूरी तय कर रहा हो है ना, डिस्टेंस जो है ए से बी दूरी तय कर रहा हो, यहां से ए से बी तक गया है तब। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो जाएगा है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो जाएगा, जब वो ए से बी जा रहा हो, ठीक है, और फिर बी से फिर वो जो ऐड करके अगर फिर वो बी से ए की ओर आ रहा हो, बी से ए की ओर आ रहा हो, तब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो उस समय डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा है ना। उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर जो है, अगर हम इसका बात करें डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल पोजीशन है ना। क्या, अगर हम बात करें फाइनल पोजीशन का, मान लेते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन का उसने क्या है, बी पॉइंट बी है उसका, मान लेते हैं ए से बी तक उसने 150 किलोमीटर चला था, ठीक है। और फिर यहां से क्या है, बी से ए आ गया, उसका भी कितना हो गया 150। तो वैल्यू क्या आ गया इसका जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो। जैसे मान लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं यहां एक और फिगर से आपको समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहां पर ए है और यहां पॉइंट बी है। अब कोई ऐसे ट्रेवल करते हुए यहां पहुंचता है, ठीक है, इसका ट्रेवल क्या है, कोई बस मान लेते हैं ऐसे ट्रेवल करके यहां पहुंच रहा है, ठीक है, ऐसे करके पहुंच रहा है। उसका मतलब है कि टोटल उसने पाथ जो है कितना ट्रेवल किया, यानी लेंथ कितना है टोटल है ना, लेंथ ऑफ द पाथ कितना ऑब्जेक्ट का, बस का है ना, लेंथ ऑफ पाथ कितना उसने ट्रेवल किया ये पूरा। तो ये मान लेते हैं अगर यहां से यहां तक अगर मान लेते हैं 25 किलोमीटर है, सपोज मान लेते हैं ये जो कर्व जो है वो 25 किलोमीटर में है, तो यहां से डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 25 किलोमीटर हो जाएगा। इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये अलग केस है ना, ये पूरी तरह से अलग केस के बारे में बात कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन है ना माइनस इनिशियल पोजीशन। दैट मींस ये जो हमने रेड कलर में यहां पर आपको दिया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को। सपोज मान लेते हैं यहां हमारा जो है 5 किलोमीटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए हो जाएगा 5 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ये जीरो पोजीशन है, इसका वैल्यू क्या है जीरो पोजीशन है, और मान लेते हैं यहां का फाइनल पोजीशन कितना है 5 किलोमीटर है, तो यहां से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो फाइनल पोजीशन कितना है ना, FP है ना, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन हम लोग यहां से यहां 5 किलोमीटर है और इनिशियल तो स्टार्टिंग उसका जीरो है, यानी हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार जो हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा है ना, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल करना और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होना, ये डिपेंड करता है कि
जो जहां से उसने स्टार्ट किया था इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, वो जो है कितना लेंथ उसने ट्रेवल किया, जितना भी उसने पाथ ऑफ लेंथ को ट्रेवल किया है वो हमारे लिए हो जाएगा डिस्टेंस, और उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह करके जो है हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो फिर बड़ा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके डिफरेंस को, है ना। इसके डिफरेंस को हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। इसमें हम लोग का एक क्वांटिटी आएगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।